सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक एक करके पूरा जो सारे के सारे जो कंसेप्ट्स है, अलग अलग फैक्टर्स, सबसे पहले तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद कौन से फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, कौन से अदर फैक्टर्स होते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया भर में भरे पड़े हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी देखेंगे, जिससे आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा वैसे। सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है वो देखते हैं। ठीक है, उसको समझने से पहले आप लोगों को याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वन शॉर्ट सीरीज में, कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर एक हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, गैदरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट है उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो भी प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाता है, या फिर या तो उनके ऊपर प्रोसेसिंग होता है, या फिर उसका थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके ऊपर, और फाइनली जो नया प्रोडक्ट निकलता है उसको सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोडक्ट बोला जाता है। मतलब जो भी ये प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का खेल है वो आता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज रहेंगी, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट रहेगा, जैसे सपोज करो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सपोज करो शुगर केन का कर रहे हैं, शुगर केन का एग्रीकल्चर मतलब उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, शुगर केन, शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग होगा और फाइनली हमको क्या मिलेगा, शुगर नाम का प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो प्रोसेसिंग का खेल है, जो भी इंडस्ट्रीज है, वो सारी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। ठीक है, आई होप आपको इतना बेसिक क्लियर रहेगा। उसके बाद कुछ इमेजेस दिए हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला देखो, ये पिकल मेकिंग है, ठीक है, उसके बाद ये ज्वेलरी मेकिंग है, उसके बाद ये थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बाद ये शिप बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, ये मेटल इंडस्ट्री है, ये वूल इंडस्ट्री है, ठीक है, ये मशीनरी का इंडस्ट्री है, और ये शायद से मिल्क इंडस्ट्री है, ठीक से विजिबल नहीं है, लेकिन ये सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पिकल बनाने के लिए प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद ज्वेलरी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगा, ठीक है, मेटल के ऊपर प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलग अलग मेटल्स के ऊपर प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, थर्मल न्यूक्लियर प्लांट में तो कोल का यूज किया जाता है, मतलब बेसिकली इंडस्ट्री। ओके, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडस्ट्रीज आते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा डबड़ा दिया है या फिर बॉक्स दिया है, जिसमें आपको कुछ ABCDEFGH, ये जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज दिखाई है, ठीक है, उनके बारे में बताना है कि उस एक्टिविटी का नाम क्या है सबसे पहले तो, उसके बाद उसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, उससे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और उसके रॉ मटेरियल जो रहेगा, रॉ मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, जैसे उसका वेट कितना है, कितना रहेगा, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने साल तक टिकेगा, उसके बाद उसका प्रोक्योरमेंट खरीदना कैसा होता है, खरीदारी कैसे होती है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितना लगता है, उसको बनाने के लिए मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स है उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगता है वो, और उसके बाजू वाले डबड़े में क्या बताया है कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री का जो फिनिश फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जैसे उसका वेट क्या है, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसका जो भी अपना ये रहेगा प्रोडक्शन, वो कितना क्वांटिटी में है, सेलिंग प्राइस क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज करो ज्वेलरी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सो ज्वेलरी बी है, तो इसका जो नेम ऑफ द एक्टिविटी क्या है, ज्वेलरी इंडस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा छोटा डबड़ा है। उसके बाद इसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, जो भी अभी जिसका भी ज्वेलरी बना रहे हैं, जैसे गोल्ड का ज्वेलरी बना सकते हैं, कॉपर का बना सकते हैं, उसके बाद अपना सिल्वर का बना सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसा ऑर्नामेंट रहेगा, जैसे ज्वेलरी रहेगा, उसके हिसाब से वो रॉ मटेरियल रहेगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह। फिनिश प्रोडक्ट्स क्या रहेगा, जो भी बनाना चाहते हैं हम लोग, जैसे नेकलेस हो सकता है, ठीक है, रिंग हो सकता है, उसके बाद बाकी के जो जैसे नेकलेस, रिंग हो गया, वो एक हाथों में जो कड़ा होता है वो हो सकता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल रहेगा, सपोज गोल्ड का ज्वेलरी बना रहे हैं तो गोल्ड का रॉ मटेरियल, गोल्ड ज्वेलरी का रॉ मटेरियल क्या रहेगा, जो रॉ मटेरियल रहेगा उसका वेट ज्यादा रहेगा मेटल का। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी ज्यादा ही रहेगी,
ज्यादा सालों तक टिकेगा वो। प्रोक्योरमेंट नॉर्मली बल्क में खरीदा जाता है रॉ मटेरियल ताकि फायदा हो सके, कॉस्ट प्राइस उसका कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट, एक बार सपोज करो हमारे पास गोल्ड का एक छोटा सा 1 किलो गोल्ड है, सपोज करो छोटा सा गोल्ड का हिस्सा है, और उससे हम क्या बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, जैसे नेकलेस बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, उसके बाद रिंग्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह, ब्रेसलेट्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो उसका वेट, जो भी फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ज्वेलरी की बात करेंगे तो गोल्ड लेंगे हम लोग, गोल्ड का ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्नामेंट में सपोज रिंग लेते हैं, ठीक है। गोल्ड क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, ठीक है, और ये रिंग क्या हो जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। सो जो रिंग रहेगा उसका वेट कम हो जाएगा रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा खासा रहेगा, प्रोडक्शन हाई लेवल पे होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। जो कॉस्ट प्राइस लगता है, मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी पैसा लगा है, जैसे सपोज करो एक रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए 4,000 लगा है, तो फिर जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो उससे ज्यादा ही रहेगा, ताकि उस बेचारे बिजनेसमैन का प्रॉफिट हो सके। 4,000 का अगर कॉस्ट प्राइस है तो 5,000 का वो सेलिंग प्राइस रखेगा, ताकि 1,000 का तो फायदा हो सके, ठीक है। ऐसी दूसरी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सपोज करो ये वूल इंडस्ट्री है। वूल इंडस्ट्री में सब कौन सा नंबर का है, एफ नंबर का वूल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल्स क्या लगता है उसको, सबसे पहले तो वुलन फैब्रिक लगेगा, मतलब वुल लगेगा, जो भी शिप्स के स्किन के ऊपर जो भी बाल होते हैं उसको निकाला जाता है। उससे फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाया जाता है, स्वेटर वगैरह, जो विंटर वेयर्स होते हैं, जो स्वेटर वगैरह रहता है वो बनाया जाता है, चादर वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ मटेरियल, वेट हल्का फुल्का रहता है, जो भी बाल रहते हैं वो शिप के। ड्यूरेबिलिटी अच्छा खासा रहता है। प्रोक्योरमेंट नॉट डायरेक्टली क्या किया जाता है, जो भी बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है, जहाँ पे शिप्स को रेयर किया जाता है, वहां से वो बल्कि क्वांटिटी में उठाया जाता है जो भी बाल है शिप्स के, और उसका कॉस्ट प्राइस थोड़ा सा कम ही लगता है। और जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, जैसे स्वेटर्स हो गए, चादर हो गया वगैरह वगैरह, शॉल्स हो गए वगैरह वगैरह, उसका वेट थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो थ्रेड्स है वो कंबाइन करके बनाया जाता है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है, और सेलिंग प्राइस ज्यादा ही रहेगा। सिंपल। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी चीज को बनाने का प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब उसको बेचने का प्राइस, बेचने का प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस हमेशा हाई रहना चाहिए ताकि प्रॉफिट हो सके। सिंपल, ठीक है। ये बेसिक फंडा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये जो छोटा सा मैप दिया है उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले बताया था आपको कि एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं, एग्रीकल्चर। अभी ये उसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अभी सपोज करो एग्रीकल्चर डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचर पे, जैसे कि उसके लिए लैंड लगता है, वाटर लगता है वगैरह वगैरह, नेचुरल चीजें लगती है। उसके बाद सपोज इस एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, सपोज करो यहाँ पे शुगर केन है, गन्ना, ठीक है। अभी इसके ऊपर उसको सपोज फैक्ट्री तक ले जा रहे हैं हम लोग, उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री तक ले जाएंगे, और फैक्ट्री में उसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होगा, और क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमको, दैट इज शुगर, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर वो सेकेंडरी एक्टिविटीज डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज से रॉ मटेरियल मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो बनाया जाता है, ठीक है, ऐसा। तो नॉर्मली यहाँ पे जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें या तो प्रोसेसिंग आएगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग आएगा किसी भी चीज का, या फिर कंस्ट्रक्शन आएगा। जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, वो भी कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। और जहां पे भी जिस भी प्लेस पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री। ये तो आपको बेसिक पता ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट,
यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिया है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का, जो यहाँ पे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का जो मैप है इसमें शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्रीज मतलब सिंपल जहाँ पे शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस है, जैसे सपोज करो एक छोटा सा शामराव करके एक एरिया है, सॉरी शामराव करके एक इंसान है छोटू सा, और वो यहाँ पे एक जगह पे रहता है, ठीक है, एक जगह पे। तो वो बेचारे को कौन सा शुगर मिल या फिर जहाँ पे शुगर का फैक्ट्री है वो कौन सा नजदीक पड़ेगा ताकि उसका कॉस्ट प्राइस कम हो सके। तो सपोज करो यहाँ पे वैराग करके एक एरिया है, पिंपलनेर करके एक एरिया है, और तीसरा ये टकली सिकंदर समथिंग है, ठीक से विजिबल नहीं है, लेकिन आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। जो भी इन तीनों में से उसको सबसे नजदीक वाला एरिया रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो शुगर केन है, ठीक है, जिसको शुगर में कन्वर्ट करना है, शुगर केन बहुत ज्यादा बल्की होता है, तो शुगर केन को अगर बहुत लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट कम होगा। इसलिए वो नजदीकी चीज है, नजदीक के लोकेशंस शुगर मिल्स फाइंड आउट करेगा, ठीक है। देन आगे नॉर्मली जो लोकेशन होता है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का जो भी लोकेशन होता है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला जो चीज होता है दैट इज रॉ मटेरियल, एंड जो सेकंड चीज होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने दो एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक है। तो एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है अपना ट्रांसपोर्टेशन। रॉ मटेरियल दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है बल्कि रॉ मटेरियल, दूसरा होता है लाइट रॉ मटेरियल, ठीक है। बल्कि का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो शुगर केन। शुगर केन जब प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है और बल्क में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो शुगर केन को ट्रक्स में लाद के ले जाया जाता है शुगर मिल तक, ठीक है। तो शुगर केन से क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट शुगर, तो ये क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल, और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये बल्कि है। उसके बाद लाइट वेट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो बेकरी, ठीक है, मतलब बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल रहता है वो लाइट वेट रहता है, ठीक है, और जो बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे केक वगैरह वो बल्कि रहता है थोड़ा सा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, शुगर केन जो रॉ मटेरियल है वो बल्कि है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है शुगर वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट वेट रहता है, ठीक है। तो ये बेचारा शुगर केन बल्कि हो जाएगा और जो शुगर प्रोडक्ट रहेगा वो लाइट वेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, शुगर केन बल्कि होने की वजह से उसको शुगर मिल के आसपास ही प्रोड्यूस करना जरूरी है, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा ना लगे, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे शुगर केन का खेती है, ठीक है, और यहाँ पे वो छोटा सा, ये सपोज करो छोटा सा फैक्ट्री, खतरनाक लग रहा है, ठीक है, लेकिन सपोज करो फैक्ट्री है, या फिर थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं इसको, ये फैक्ट्री है, ठीक है, और ये खेती है। तो शुगर केन का फैक्ट्री जो रहता है वो शुगर केन की खेती से नजदीक होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो क्योंकि वो बल्कि है तो ज्यादा दूर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉर्मली या तो शुगर केन का जो इंडस्ट्री है वो शुगर केन की खेती के पास किया जाता है, या फिर जो शुगर केन का खेती है वो इंडस्ट्री के पास किया जाता है, ऐसा मतलब वो नजदीक होनी चाहिए। सेकंड, जो लाइट वेट रहेगा, जैसे रॉ मटेरियल से सपोज करो बेकरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट मतलब केक वगैरह, केक बनाने के लिए क्या लगता है, क्रीम लगता है, पाव लगता है, जो भी लगता है छोटा मोटा चीज, वो बहुत ही लाइट वेट रहता है, तो उसको डायरेक्टली उठा के मार्केट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। सो मार्केट में ही, जहां मार्केट रहेगा मार्केट के आजू बाजू में छोटा सा शॉप ओपन कर देंगे, वहां पे रॉ मटेरियल्स ले जाएंगे और डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट बना के, केक वगैरह बना के जो भी है वो बेच देंगे। तो फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल लाइट वेट होने की वजह से डायरेक्टली मार्केट तक जा सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री जो रहेगा बेकरी इंडस्ट्री वो डायरेक्टली मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हैं, बहुत नजदीक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा। तो आई होप इतना आपको क्लियर रहेगा। रॉ मटेरियल बल्कि रहेगा तो इंडस्ट्री के पास प्रोडक्शन होगा, और रॉ मटेरियल लाइट रहेगा तो डायरेक्टली वो इंडस्ट्री मार्केट में स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिंपल सी बात है, नजदीक का होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइस पूरा कम हो सके और प्रॉफिट ज्यादा हो सके। ट्रांसपोर्टेशन और बहुत दूर का रहेगा, जैसे सपोज करो कश्मीर में कोई प्रोडक्शन हो रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट करके कन्याकुमारी लाया जा रहा है फुल प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे सपोज करो कश्मीर में
कोई भी एक क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और उस क्रॉप के ऊपर प्रोसेसिंग करना है, उसके लिए फैक्ट्री की जरूरत है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट कम हो सके। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। देन आगे एक छोटा सा बॉक्स दिया है जिसमें वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है और दूसरा वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। ठीक है, दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला वेट लूजिंग इंडस्ट्री मतलब क्या होता है। वेट लूजिंग इंडस्ट्री मतलब जहां पे रॉ मटेरियल जो रहता है, ठीक है, वो बल्कि रहेगा। सपोज आर एम मतलब रॉ मटेरियल, जो कि सपोज एग्जांपल वही शुगर केन का लेते हैं हम लोग। ठीक है, शुगर केन बल्कि रहेगा, रॉ मटेरियल बल्कि रहेगा, और जैसे ही शुगर केन उसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह होगा, फाइनली जो उसका प्रोडक्ट बनेगा शुगर, वो क्या रहेगा, लाइट वेट रहेगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को क्या पता चल रहा है, शुगर केन जो रॉ मटेरियल था वो बल्कि था, बहुत ज्यादा वजनदार था, और जो शुगर है वो लाइट वेट है, मतलब इसका वेट लूज हो रहा है। वेट लूज हो रहा है इसलिए इसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री, वेट लूज हो रहा है इसलिए, सिंपल। दूसरा एग्जांपल, सपोज रॉ मटेरियल जो है, बेकरी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। रॉ मटेरियल जो रहेगा बेकरी इंडस्ट्री का वो लाइट वेट रहेगा, जैसे क्रीम वगैरह, पाव वगैरह जो भी रहेगा। ठीक है, और जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, केक वगैरह प्रोडक्ट में, बेकरी प्रोडक्ट, वो थोड़ा सा क्या रहेगा, बल्कि रहेगा। तो सिंपल सी बात है रॉ मटेरियल लाइट वेट है और जो प्रोडक्ट है वो बल्कि है, मतलब वेट गेन हो रहा है। ठीक है, वेट गेन हो रहा है इसलिए उसको वेट गेनिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। वेट गेन हो रहा है तो वेट गेनिंग इंडस्ट्री बोला जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सा पॉइंट है फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या, कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, जहां पे भी हम लोग इंडस्ट्रीज बना रहे हैं वहां पे क्लाइमेट अच्छा खासा होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, नॉट टू हार्श, नॉट टू एक्सट्रीम। ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा टेम्परेचर चाहिए हमको, जहाँ का क्लाइमेट एक तो नॉर्मली मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज बना रहे। जैसे आप लोगों ने मुंबई का एग्जाम्पल सुना होगा, मुंबई, चंद्रपुर हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे जगह पे नॉर्मली मॉडरेट क्लाइमेट होता है, इसलिए वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज ज्यादा है। ठीक है, सेकंड चीज, एक तो मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए और दूसरा एरियाज कैसे होने चाहिए, एक तो प्लेन एरिया होना चाहिए जहां पे इंडस्ट्रीज बनाया जा सकता है, माउंटेनस एरियाज में नहीं बनाया जा सकता। सेकंड, कोस्टल एरिया होना चाहिए, जो समुद्र के किनारे वाला पार्ट हो, उस एरिया में भी ज्यादातर इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है। ठीक है, रिवर बैंक वाला जो एरिया रहेगा वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते। ठीक है, रिवर बैंक मतलब जो नदी का किनारा रहेगा वहां पे नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं बना सकते, बिकॉज वहां पे ज्यादातर पोल्यूशन होने के चांसेस है और रिवर का कल्याण होने के चांसेस है। तो पहला फैक्टर जो रहेगा, फिजिकल फैक्टर जो अफेक्ट करने वाला है, दैट इज क्लाइमेट। ठीक है, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, दैट इज रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल कहां कहां से आ सकता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉरेस्ट से आएगा,
एग्रीकल्चर से आएगा, फिशिंग से आएगा, माइनिंग से आएगा। जैसे अलग अलग जो चीजें हैं वहां से अपना रॉ मटेरियल आएगा। फॉरेस्ट से क्या क्या रॉ मटेरियल आ सकता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, जैसे जाम वगैरह का इंडस्ट्री चल सकता है। उसके बाद लीव्स हो गए, उसके बाद उसका जो भी बार्क हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीजें रॉ मटेरियल के तौर पे फॉरेस्ट से निकलती है। जैसे गम हो गया, गम के ऊपर भी इंडस्ट्री बनता है, ठीक है। एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनसे इंडस्ट्रीज चलती है। एग्रीकल्चर से बहुत सारा रॉ मटेरियल निकलता है। फिशिंग से फिशेस बेसिक रॉ मटेरियल है जो फिशिंग इंडस्ट्री चलाती है। माइनिंग से जो भी आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम वगैरह जो भी मेटल्स मिल रहे हैं वो रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर प्रोसेस करके हमको अलग अलग ऑर्नामेंट्स या फिर अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री के लिए मेजरली रॉ मटेरियल फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग इन सारी जगहों से आता है। ओके, द नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज जो थर्ड फैक्टर है, वाटर एंड पावर सप्लाई। वाटर एंड पावर सप्लाई, उसमें सबसे पहला वाटर किस किस चीज़ों के लिए काम आता है, तो एक तो कूलिंग के लिए अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। सेकंड, वॉशिंग, मेटल्स का वॉशिंग वगैरह करने के लिए। थर्ड जो काम आता है दैट इज अपना बॉइलिंग के लिए। आप लोगों ने अगर थर्मल पावर प्लांट देखा होगा या फिर उसको इमेजेस में वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे नॉर्मली बॉयलर होता है। बॉयलर नाम का बड़ा सा ऐसा टैंक होता है जिसमें पानी डाला जाता है, पानी को बॉईल किया जाता है जिससे कि स्टीम निकलेगा, उस स्टीम से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जनरेटर में। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। तो बॉइलिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कूलिंग के लिए वाटर का यूज होता है, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट, पावर सप्लाई मतलब सिंपल, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अभी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इंडस्ट्री चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अलग अलग फ्यूल्स यूज किया जाता है, जैसे यूरेनियम यूज किया जाता है, कोल यूज किया जाता है वगैरह वगैरह। कोल से भी बॉइलिंग किया जाता है वाटर का, फिर स्टीम जनरेट होगा, स्टीम से फिर डायरेक्टली जो टरबाइन रहेगा, टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। वो सब साइंस की बात है, लेकिन बेसिक मैं बता रहा हूँ कि वाटर अलग अलग चीज़ों के लिए काम आता है इंडस्ट्रीज में, और पावर सप्लाई भी जरूरी है ताकि इंडस्ट्री चल सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर जो लोकेशन है इंडस्ट्री का वो डिपेंड करता है। जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड होंगी, और जहाँ पे पावर सप्लाई अच्छा खासा होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज फोर्थ, दैट इज लेबर फोर्स। भी लेबर फोर्स मतलब क्या है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंडस्ट्री चलता है, लेबर या फिर वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। तो वो लेबर फोर्स में नॉर्मली तीन तरह के लेबर्स होते हैं, फिर वर्कर्स होते हैं। सबसे पहला स्किल्ड, जो जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा स्किल्स है, जो अच्छा सा इंडस्ट्री चला सकते हैं, जो इंडस्ट्री की छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं अच्छे से, सो वो स्किल्ड लेबर्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सेमी स्किल्ड, मतलब थोड़ी बहुत स्किल्स हैं उनमें, ऐसा सेमी स्किल्ड। जैसे इंग्लिश मीडियम होता है, सेमी इंग्लिश मीडियम होता है, वैसे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मतलब थोड़ा सा कम स्किल्ड रहेंगे। और तीसरा होता है एजुकेटेड। ये तीनों कैटेगरी के लोगों की जरूरत होती है ताकि इंडस्ट्री अच्छे से रन हो सके, अच्छे से चल सके, अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे से प्रॉफिट बना सके, ठीक। तो लेबर फोर्स भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फिफ्थ फैक्टर है दैट इज लैंड, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर जो भी इंडस्ट्रीज है उसका लोकेशन डिपेंड करता है। तो लैंड अच्छा होना चाहिए, ओके। सो लैंड नॉर्मली कैसा होना चाहिए वो पहले भी मैंने बताया। तो लैंड जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, या तो प्लेन एरिया वो भी अच्छा है, या फिर कोस्टल एरिया, या फिर ऐसा एरिया जो रॉ मटेरियल के नजदीक हो या फिर मार्केट के नजदीक हो, ठीक है, नियर टू द रॉ मटेरियल और मार्केट। मतलब सपोज करो कि कोई इंडस्ट्री है जिसको
सपोज मेटल इंडस्ट्री, तो मेटल इंडस्ट्री वहां पे लोकेटेड अगर रहेगा जहाँ पे मेटल्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, तो फिर वो मेटल इंडस्ट्री ज्यादा बूम करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर मार्केट के नजदीक होना चाहिए, इंडस्ट्री और मार्केट नजदीक रहेंगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा और फायदा ज्यादा हो जाएगा। तो प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया और नियर टू द रॉ मटेरियल और फिर मार्केट, इन सारी जगहों पे अगर लोकेशन होगा इंडस्ट्री का तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ओके, तो ये सारे जो थे वो फिजिकल फैक्टर्स थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब जो पैसे से रिलेटेड फैक्टर्स है जिसके ऊपर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंड करता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन विच लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट, ठीक है। सो सबसे पहला फैक्टर प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मतलब सपोज करो यहाँ पे वो छोटा सा इंडस्ट्री है, ठीक है, ये इंडस्ट्री है, और सपोज करो यहाँ पे मार्केट है। अगर ये दोनों नजदीक रहेंगे तो फिर वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, कि ताकि जो भी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बन रहा है वो तुरंत आजू बाजू वाले जो मार्केट रहेगा वहां पे जाके बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये मार्केट बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा ऐसा, ठीक है। या फिर चीजें महंगी हो जाएगी तो फिर वो बेचा जाएगा, मतलब लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो डिपेंड करता है, वो एक अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है कैपिटल, कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिर मनी। अभी किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। और वो ऐसी सिटीज में लगाते हैं पैसा लोग नॉर्मली जहां पे दो तरह की फैसिलिटीज हो, एक तो बैंकिंग फैसिलिटीज हो या फिर दूसरा फाइनेंशियल फैसिलिटी हो, ठीक है, ऐसा। तो ऐसी दो जगहों पे जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज हो और फाइनेंशियल फैसिलिटीज हो। फाइनेंशियल फैसिलिटी मतलब क्या, जहां पे लोन वगैरह मिल सकता है, ठीक है, लोन फैसिलिटीज वगैरह हो सके, जहां पे सब कुछ मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज, वहां पे ज्यादातर इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है, क्योंकि इन फैसिलिटीज के दम पे ही इंडस्ट्रीज चलती है अच्छे से, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटी मतलब नॉर्मली ट्रांजैक्शंस करने में इजी पड़ता है। फाइनेंशियल फैसिलिटीज मतलब लोन लेके इंडस्ट्री चलाने में, या फिर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत जो अगर पैसे की कमी पड़ गई तो लोन लेके उसको मैनेज कर सकते हैं, इसलिए ये चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। सो ये दो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिनके ऊपर इंडस्ट्री का लोकेशन जो है वो मैटर करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल फैक्टर्स देख लिए, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लिए, उसके बाद जो थर्ड है दैट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो खुद इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकती है, या फिर चाहे तो इंडस्ट्रीज को रोक भी सकती है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट में बूस्ट इंडस्ट्रीज या फिर प्रोमोट इंडस्ट्रीज बाय इंसेंटिव्स। कैसे बूस्ट देगी, कैसे प्रमोट करेगी, इंसेंटिव्स देके, मतलब कुछ फायदा पहुंचाएगी। जैसे क्या क्या दे सकते हैं नॉर्मली, एक तो वाटर सप्लाई, लैंड दे सकती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दे सकती है, कैपिटल अवेलेबल करा सकती है एट सब्सिडाइज रेट।
इसका मतलब कम रेट पे, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे आप लोगों को ये सारी चीजें गवर्नमेंट दे सकती है ताकि आप इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सको, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट, एक तो प्रमोट कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है बैकवर्ड एरियाज में, जहां का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो बहुत ही बिछड़ा हुआ प्रदेश है, ऐसे एरियाज में भी, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है जो नागपुर साइड का है, वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है नहीं, तो फिर गवर्नमेंट प्रमोट कर सकते हैं वहां पे। कुछ कैटेगरी के लोग, कुछ कैटेगरीज की जमीनें होती है, जैसे कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी, डी एंड बियॉन्ड जो कैटेगरीज होती हैं, डी एंड बियॉन्ड कैटेगरी के जो जमीनें होती हैं, वहां पे स्पेशली गवर्नमेंट क्या करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का, प्रमोट करने का और डेवलप करने का, ठीक है। एक तो इंसेंटिव से कर सकता है, फिर डायरेक्टली कुछ स्कीम्स लॉन्च करके वगैरह अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकता है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि लोकेशन इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा रहेंगी, जहाँ का गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छा रहेगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ऐसे जैसे कि गुजरात का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। द नेक्स्ट जो है दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब क्या होता है, जो अपने कंट्री में, सपोज करो इंडिया की बात करें, इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे रहेंगे, कुछ एरियाज ऐसे रहेंगे जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके डिक्लेयर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। क्यों डिक्लेयर किया जाता है? ताकि इन जोन्स में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ज्यादा तौर पे हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा तौर पे हो सकती है, फ्रीली बहुत ज्यादा बूस्ट दिया जाता है उनको, बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और उस एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड होते हैं, वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, वहां पे ट्रेड की एक्टिविटीज ज्यादा होती है, और वहां पे डेवलपमेंट भी ज्यादा होता है। तो कुछ ऐसे एरियाज है जो स्पेशली बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए होता है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा बोला जाता है। वहां पे कुछ टैक्सेस की भी कमी होती है, ठीक है, मतलब बहुत कम टैक्स वसूला जाता है वहां से, मतलब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स मिलता है, प्रमोशनल चीजें मिलती है ताकि इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप हो सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन 3 मेथड से काम करता है, ठीक है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहेगा वो 3 मेथड से काम करता है। एक तो जो टोटल पब्लिक का हो इंडस्ट्री, पब्लिक मतलब टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल, तो दूसरा होता है प्राइवेट, मतलब नॉर्मल जैसे टाटा, बिरला, अंबानी ऐसे लोग, ठीक है, जो प्राइवेट लोग खुद अपना बिजनेस चला रहे, तो प्राइवेट मेथड से भी होता है। और तीसरा होता है पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप, ठीक है। दोनों मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट लोग, उन दोनों कंबाइन करके अलग अलग इंडस्ट्रीज चलाते हैं इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। या तो टोटल पब्लिक रहेगा, या तो टोटल प्राइवेट रहेगा, या तो दोनों का पार्टनरशिप रहेगा। जैसे एग्जांपल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, सिब्स करके एक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियर सांता क्रूज। सांता क्रूज आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुंबई के पास है, ठीक है, मुंबई में है सांता क्रूज, वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सिप्स नाम का, ठीक है। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अगर ज्यादा रहेंगे तो फिर वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप होगी, इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप होगी तो फिर डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहां पे इंडस्ट्रीज का लोकेशन ज्यादा होता है, सिंपल, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला डबड़ा, इसको देखने से पहले हम लोग एक फैक्टर कंप्लीट कर लेते हैं। अदर फैक्टर्स, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल फैक्टर्स देख लिया, सेकंड हम लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लिया, पॉलिटिकल फैक्टर्स देख लिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देख लिया। ये सारे फैक्टर्स तो इंपैक्ट करते ही है लोकेशन को, इंडस्ट्री के। दूसरे भी कुछ फैक्टर्स है जैसे स्प्लिट लोकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्प्लिट लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर डिसेंट्रलाइज,
ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? एक होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सपोज करो कि इसको थोड़ा सपोज करो ये सेंट्रल पार्ट है किसी भी एरिया का, ठीक है। तो वहां पे अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आके लोकेटेड हो रही है तो उसको बोलते हैं, सेंटर की तरफ अगर कोई भी चीज अट्रैक्ट हो रही है तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। और सेंटर से, सपोज ये सेंटर है, सेंटर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज दूसरी जगहों पे जा रही है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंटर की तरफ आ रही है तो सेंट्रलाइजेशन, सेंटर से दूर जा रही है तो डिसेंट्रलाइजेशन। तो फिर नॉर्मली ये जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है वो डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब मेन फैक्ट्री एक जगह पे रहेगा, उसके अलग अलग जो पार्ट्स रहेंगे वो दूसरे पार्ट्स दूसरे एरियाज में रहेंगे, ऐसा। जैसे नॉर्मली एग्जाम, इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, different parts of the product are manufactured at different places। ठीक है। जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज सिंपल एग्जांपल मोबाइल कंपनी, जैसे आईफोन का जो फोन, मतलब आईफोन कंपनी का जो मोबाइल होता है उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसका चिप अलग जगह पे बनता है, उसका जो स्क्रीन रहेगा वो अलग जगह पे बनता है, उसके जो बाकी के पार्ट्स है वो अलग अलग जगह पे पड़ते हैं। जैसे चाइना में कुछ बनेगा, ताइवान में कुछ बनेगा, इंडिया में कुछ बनेगा, वगैरह वगैरह, बेसिक ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग लोकेशन पे बनाई जा रही है और फाइनली इसको कंबाइन करके असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसको स्प्लिट लोकेशन बोला जाता है, स्प्लिट लोकेशन। ये स्पेशली फोन्स के सेक्टर में यूज किया जाता है, और दूसरा जो यूज किया जाता है दैट इज ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मतलब गाड़ियों के, गाड़ियां बनाने वाला जो इंडस्ट्री हो रहेगा, जैसे कार बनाने वाला या फिर बाकी की जो भी गाड़ियां, ट्रक वगैरह रहेगा, उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग जगहों पे बनाए जाएंगे और फाइनली उसको असेंबल किया जाएगा। उसका जैसे सपोज करो कोटिंग कहीं से बन रहा है, टायर कहीं से बन रहा है, इंजन कहीं से बन रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। देन ये छोटा सा जो बॉक्स दिया है इसमें क्या बताया है कि कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वगैरह वगैरह। उस इंडस्ट्री का नाम आपको बताना है। इंडस्ट्री का एक तो नाम बताना है, सेकंड उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और कौन सा उस इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, और फाइनली उसके लिए कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। एक दो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज करो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहला वाला है, तो उसके लिए उसका नाम क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल क्या लगेगा, अगर टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाना रहेगा तो कॉटन लगेगा, रॉ कॉटन। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, टेक्सटाइल्स, मतलब जो भी कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े बनेंगे, क्लोथ बनेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, सबसे पहले अगर उस इंडस्ट्री को लोकेट करना हो तो कॉटन के फार्म के आजू बाजू में लोकेट करना जरूरी है, ताकि जो सप्लाई हो रॉ मटेरियल का वो ज़्यादा आसानी से नज़दीक में हो सके, ठीक है। एक तो हो गया रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री उसका नाम रहेगा, रॉ मटेरियल्स उसको अलग अलग चीज़ें लगती है रॉ मटेरियल्स में, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट सीमेंट रहेगा। फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट दो पॉइंट छूट गए थे, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और दूसरा जो था फूडलिज इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब ये डबड़े से पहले वो दो पॉइंट्स है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। या तो इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला जाता है या फिर दूसरा जो नाम है इसका दैट इज एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। एग्लोमरेशन का बेसिक मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी एक एरिया में अगर इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर उसको एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बोला जाता है, और उसी का दूसरा नाम क्या है,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी ये कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस है, वो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सपोज करो कहीं पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, अलग अलग फैसिलिटी। ये फैसिलिटीज क्या क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, वाटर हो सकता है, पावर हो सकता है, लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है। ऐसे अलग अलग जो फैसिलिटीज है जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है, वो सारी फैसिलिटीज अगर किसी एरिया में अवेलेबल है तो फिर उससे होता क्या है, इंडस्ट्रीज वहां पे लोकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है, वहां पे इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर कुछ इंडस्ट्रीज बनेंगे तो उसको देख के बाकी जो इंडस्ट्रीज है अट्रैक्ट अदर इंडस्ट्रीज, इट विल अट्रैक्ट अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेगा तो फिर धीरे धीरे वहां पे इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे वहां पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज आएंगी। कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे सपोज करो अगर वहां पे उस एरिया में एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गया तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला या फिर इससे रिलेटेड दूसरा इंडस्ट्री अपने आप आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कार मेकिंग इंडस्ट्री। क्योंकि स्टील का यूज कार मेकिंग में होता है, आयरन का यूज कार मेकिंग इंडस्ट्री में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार मेकिंग या फिर उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जिसमें गाड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चार्ट है जो आपको आराम से समझ जाएगा क्या होता है। ठीक है, फैसिलिटीज अगर कहीं पे अवेलेबल होगी किसी भी एरिया में तो वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो वो दूसरी बाकी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और एग्लोमेरेशन की वजह से वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले, जैसे एक के ऊपर दूसरा इंडस्ट्री डिपेंड करने वाला। जैसे अगर यहाँ पे आयरन स्टील रहेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आएगा। अगर टूथब्रश का इंडस्ट्री रहेगा तो फिर टूथपेस्ट का इंडस्ट्री भी आज में बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ये सारे जो चीजें हैं इसी को, इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट है फूटलूज इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल ऐसी इंडस्ट्री जिनका कोई भी लोकेशनल प्रेफरेंस नहीं होता, लोकेशनल प्रेफरेंस नहीं होता, नो लोकेशनल प्रेफरेंस मतलब किसी एक ही जगह पे ये होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब किसी एक ही लोकेशन पे सेट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है। कब जब चाहे जब मर्जी हो तभी एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन में ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है फूटलूज इंडस्ट्री। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इनपुट्स होता है प्लस इसका जो आउटपुट होता है, इनपुट मतलब क्या, रॉ मटेरियल, और आउटपुट मतलब क्या, प्रोडक्ट, वो दोनों ही लाइट वेट होते हैं, तो दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो भी फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे इनपुट मतलब रॉ मटेरियल और उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो दोनों ही लाइट वेट रहते हैं, इसलिए एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कोई भी एक लोकेशन पे सेट लोकेशन पे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये है एक एग्जांपल, डायमंड कटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, एक तो डायमंड का एग्जांपल है डायमंड कटिंग, और दूसरा वॉच इंडस्ट्री। ठीक है, ये दो इंडस्ट्रीज में आप जब जैसे वॉच इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे तो वॉच में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वही रॉ मटेरियल हो जाता है, तो बहुत ही लाइट वेट होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वॉच वो भी लाइट वेट होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं, लोकेशन फिट या फिर सेट लोकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल सी बात है, तो इन्हीं को फूटलूज इंडस्ट्रीज ऐसा बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा मैप दिया है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं।
मैप नॉर्मली इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बताया, ठीक है, पूरी दुनिया में जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनका लोकेशन बताया, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैप प्लॉटिंग के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये मैप को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक है यहाँ पे इंडिया में जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है, उसके बाद यहाँ पे यूरोप में ये वाला रूर रीजन है, उसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क का रीजन है नॉर्थ अमेरिका में, मंचूरियन रीजन है जो अपना इधर है, क्या बोलते हैं उसको, चाइना में, ठीक है, ऐसे अलग अलग जगह है, ठीक है। तो इनको देख लेना अच्छे से लोकेशन, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो तो देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है वो देखते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो इंडस्ट्रियल रीजन का बेसिक डेफिनेशन है एरियाज या फिर पॉकेट्स, एरियाज को पॉकेट्स बोला गया है, एरियाज वेयर देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसे एरियाज दुनिया भर में रहेंगे जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इंडस्ट्रीज का, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वहां पे, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज। तो किसी भी एरिया में अगर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड रहेगी तो उसको इंडस्ट्रियल रीजन या फिर इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा बोला जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जियो इकोनॉमिक कंडीशंस। जियो इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है? जैसे जियो मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशंस, सिंपल, और इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि सपोज करो प्रॉक्सिमिटी तो मार्केट वगैरह देखा था, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आता है? लैंड आता है, लेबर आता है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और मार्केट, ठीक है। आई होप आपको विजिबल है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट। लैंड मतलब लैंड, नॉर्मल सिंपल जमीन, लेबर मतलब वर्कर्स, कैपिटल मतलब मनी, और मार्केट मतलब नॉर्मली मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। इन सारी चीजों का मेल अच्छे से हो जाता है, मतलब ये सारी चीजें किसी एरिया में पाई जाती है तो वहां पे इंडस्ट्रीज का लोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो एरिया इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पे उभर के आता है, उसको इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का रीजन है, ठीक है। अभी पूरी दुनिया भर का जो मैप है वो यहाँ पे दिखा है, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो एक देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन विच हेमिस्फेयर डू यू फाइंड मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी हेमिस्फेयर पूछा है, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं, मतलब बेसिक क्या होता है, अर्थ का जो लोकेशन है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिगड़ गया बेचारा। सो सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाता है जिसको बोला जाता है इक्वेटर, और ये इक्वेटर की वजह से अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेयर के जैसा है, सर्कल स्फेयर के जैसा है। तो अगर बीचों बीच से अगर एक लाइन जाएगी जिसको इक्वेटर बोला जाएगा, तो वो अर्थ जो कि स्फेयर शेप का है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हाफ स्फेयर बोलेंगे या फिर हेमिस्फेयर बोलेंगे। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो रहेगा वो सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ऐसा। तो इक्वेटर की वजह से उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो अभी इस मैप में ध्यान से देखो ये कौन से हेमिस्फीयर में आता है। जैसे सपोज करो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो ये अर्थ कवर करता है, और बीचों बीच से जो ये लाइन गुजर रही है यही है इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है अर्थ को, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। आपको कहां पे इंडस्ट्रियल रीजन सबसे ज्यादा दिख रही है, कहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ज्यादा है, ये पहला क्वेश्चन है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर इंडस्ट्रीज है, जैसे ये पूरा का पूरा एरिया और ये पूरा का पूरा एरिया। सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इधर सिर्फ साउथ अमेरिका में थोड़ी बहुत है और ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ी बहुत है, यहाँ पे अंटार्कटिका में तो नहीं है, अफ्रीका में भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक दो जगह पे है ऐसा।
ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है, सो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकंड क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज इंडस्ट्रियल रीजन बीन मेनली डेवलप? कौन से अमेरिका में कौन से पार्ट में ये इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप है वो बताना है आपको। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ईस्टर्न रीजन नॉर्थ अमेरिका का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इन विच पार्ट्स ऑफ यूरोप इज कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मेनली फाउंड? पहले यूरोप कहाँ पे वो देख लो, यहाँ पे यूरोप है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप इंडस्ट्रीज का लोकेशन ज्यादा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से आराम से आप कर लेना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स देख लिए दुनिया भर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो आगे भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटीज होती है जिससे हमें पता कर सके कि कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रीजन के कुछ फीचर्स होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होना चाहिए बहुत ज्यादा किसी भी एरिया में, उसको इंडस्ट्रियल रीजन बोला जाएगा। नेक्स्ट है डेंस पॉपुलेशन होना चाहिए वहां पे आजू बाजू में, जहां से लार्ज लेबर फोर्स क्रिएट हो सकता है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन लेबर फोर्स के लिए आ सकते हैं, लेबर बन के काम कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सकता है। और लेबर फोर्स रहेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सिंपल सी बात है, तो एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए उस एरिया में, उसको इंडस्ट्रियल रीजन बोला जाएगा, ठीक है। वहां पे लार्ज बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि ट्रांजैक्शंस वगैरह हो सके, पहले भी हम लोगों ने देखा है। क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब लोन फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि लोन लेके नॉर्मली लार्ज बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए और दूसरा क्रेडिट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। बस थर्ड नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सेलेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मतलब अभी सिंपल सी बात है, जो सोशल मीडिया का जमाना है वहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन होता है, तो फास्ट तरीके से जो भी इंडस्ट्रियल डिसीजंस है वो लिया जा सकता है, फास्ट तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, कंज्यूमर्स से वगैरह वगैरह, अलग अलग बिजनेसेस से, अलग अलग बिजनेसमैन से। सो ये सारे फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वहां पे इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो सके। तो कोई भी अगर इंडस्ट्रियल रीजन रहेगा तो इसमें से मेजॉरिटी फैक्टर्स वहां पे होंगे ही, सिंपल है, ठीक है ऐसे। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो अलग अलग फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ा, यहाँ तक क्लियर रहेगा। आगे हम लोग जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है दुनिया भर के उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो आगे का पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी बचा कुछ चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। सो नेक्स्ट दो बड़े बड़े बॉक्स दिए हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नॉर्मली इस दुनिया भर के जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में पढ़ाया है, बताया है, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे और वो मैप पे कहाँ लोकेटेड है वो देखेंगे, उसके कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वहाँ पे लोकलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो देखेंगे, कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे, और मेजर इंडस्ट्रीज वहाँ पे उस इंडस्ट्रियल एरिया में कौन कौन से वो भी देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है सबसे पहला मेजर इंडस्ट्रियल एरिया दैट इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा का पूरा। सो नॉर्थ अमेरिका में न्यू इंग्लैंड है, न्यूयॉर्क है, मिड अटलांटिक रीज है, ईस्टर्न टेक्सास है, सदर्न कनाडा है, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, ये सारे रीजन्स है। ये आपको याद करना है, ये मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है मैप प्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स है। अभी उनके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो फिजिकल फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं दैट इज वर्टिकल रेंज ऑफ रिलीफ एंड क्लाइमेट। मतलब रिलीफ मतलब क्या होता है, जो भी जमीन से उठे हुए पार्ट्स होते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह वगैरह, ठीक है, उनको रिलीफ में काउंट किया जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। और क्लाइमेट अगर अच्छा हो, मॉडरेट हो, तो वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पहले देखा था। उसके बाद लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप फेसिंग ईच अदर अक्रॉस अटलांटिक ओशन। अभी सिंपल सी बात है, जो आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे देखो, ये यूरोप है और ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लेवल पे ट्रेड हो सकता है। ट्रेड तभी होगा जब इंडस्ट्रीज होगी, और इसीलिए वहां पे ट्रेड के मामले में, ट्रेड की वजह से वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लोकेटेड है। इंडस्ट्रीज की वजह से ट्रेड होता है, ट्रेड की वजह से और इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, ऐसा। उसके बाद रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, वहां पे मिनरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, शुगर केन एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल किसका होता है, शुगर इंडस्ट्री का। कॉटन एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल किसका होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ऐसा।
बहुत सारे लार्ज रिवर्स है वहाँ पे, ग्रेट लेक्स है जो वाटर सप्लाई करेंगे। हम लोगों ने देखा था फिजिकल फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे, उसमें से वाटर एक था। ब्रोकन कोस्ट लाइन, ब्रोकन कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब सपोज करो ये छोटा सा एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है सब ब्रोकन, और यहाँ पे सपोज समंदर है या फिर ओशन है, तो ये कोस्ट लाइन हो जाएगा। ब्रोकन कोस्ट लाइन मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, वो पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ऐसा। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो वहां पे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहला ह्यूज कैपिटल, मतलब पैसा बहुत है नॉर्थ अमेरिका के पास, क्योंकि वहां पे टॉप के दो कंट्रीज आते हैं। टॉप के बोलने से अच्छा एक टॉप का कंट्री आता है, दैट इज अमेरिका, उसके बाद कनाडा और मैक्सिको, ऐसा, ठीक है। अमेरिका के पास तो बहुत पैसा है, सिंपल आपको बताइए। ह्यूज कैपिटल, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, उसके बाद स्किल्ड लेबर है, चीप लेबर और स्किल्ड लेबर मिलता है, दुनिया भर से अलग अलग लोग वहां पे काम करने के लिए जाते हैं। उसके बाद वास्ट मार्केट है, ओके, कोई भी चीज बेचने के लिए। उसके बाद इनलैंड वाटर है, रेलवे ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह वगैरह है, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज कौन से है वो भी देख लेंगे। फूड एंड बेवरेजेस, फूड पर तो आपको पता ही होगा, बेवरेजेस मतलब जो भी ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है वो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब कार वगैरह, ट्रक वगैरह, जो भी गाड़ियां बनाने की इंडस्ट्री होती है उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोला जाता है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, मेटल फैब्रिकेशन है, पेट्रोकेमिकल है, स्टील इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। आप दो चार इंडस्ट्रीज का नाम याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप, अरे गड़बड़ा गया बेचारा। यूरोप, ठीक है। यूरोप में वेस्टर्न यूरोप स्पेशली, अगर आप मैप में देखोगे तो ये वाला, ये पूरा का पूरा यूरोप है, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न यूरोप में एक रूर करके रीजन है, ठीक है, अगर आपको विजिबल है, नहीं तो आप डायरेक्टली बुक खोल के बैठ सकते हो, बुक में मैप है अच्छा सा। रूर रीजन मतलब जर्मनी वगैरह को कवर करता है वो बहुत ही ग्रेट लेवल पे डेवलप हो चुका है इंडस्ट्रीज के मामले में, ठीक है ऐसा। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली को कवर करता है, ठीक है। जर्मनी फ्रांस को रूर रीजन कवर करता है, और थोड़ा बहुत ब्रिटेन और इटली वो भी इंडस्ट्रियल एरियाज में आते हैं। तो रूर रीजन में एक रिवर राइन है जो वाटर सप्लाई देगी, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में रिवर आएगी, क्लाइमेट आएगा अच्छा खासा। उसके बाद कोल और आयरन रिजर्व्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे रूर एरिया में, जो कि जर्मनी के आसपास है। वहाँ पे पेस्चर्स एंड मीडोज है। पेस्चर्स मतलब जो जहाँ पे चराया जाता है एनिमल्स को, तो वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री नाम का जो इंडस्ट्री रहेगा दैट विल बी डेवलप। उसके बाद नेचुरल हार्बर्स है, मतलब नॉर्मली जहाँ से पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह, मतलब जहाज जहाँ पे आता है जाता है वैसी फैसिलिटीज, पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे लेबर रहेगा, मार्केट रहेगा, पोर्ट फैसिलिटीज रहेगी, ह्यूज डिमांड रहेगा। डिमांड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिमांड रहेगा किसी भी चीज का तभी उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, ऐसा। उसके बाद रेलवे और रोड नेटवर्क है, मैकेनाइजेशन मतलब मशीन्स का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सपोज करो नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन। फेरस, फेरस मतलब जो जिसमें आयन हो, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयन ना हो, ऐसा। पेट्रोलियम, कोल, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, एरोस्पेस मतलब जो एरोप्लेन से रिलेटेड है, रेल ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज वहां पे पाई जाती है, ठीक है, नॉर्मल है। नेक्स्ट, यूरोपियन रशिया। अभी यहाँ पे नॉर्मली यूरोपियन रशिया थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूरोप का पार्ट आता है और थोड़ा सा रशिया का, ये वाला, ठीक है। ये सपोज ये पूरा का पूरा रशिया है और ये यूरोप का थोड़ा सा पार्ट, तो ये मॉस्को, तुला, व्लादिमीर ट्रायंगल वगैरह जो है वो यूरल वोल्गा रीजन जो है, जो ये छोटे छोटे रीजन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, वो यूरोपियन एशिया में आते हैं। मतलब यूरोप का थोड़ा सा पार्ट आता है, एशिया का मेजोरिटी पार्ट आता है, इसलिए उसको यूरोपियन एशिया बोला जाता है। तो यूरोपियन एशिया में नॉर्मली वहाँ पे ऑयल फील्ड्स बहुत ज्यादा है। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो एक तो ऑयल फील्ड्स बहुत ज्यादा है, तो ऑयल इंडस्ट्री डेवलप होगा, ऑयल इंडस्ट्री की वजह से बाकी की इंडस्ट्री डेवलप होगी। उसके बाद वहाँ पे कोल फील्ड्स भी है बहुत ज्यादा, कोल फील्ड्स मतलब जहाँ पे कोल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आयन और माइंस है, माइनिंग, मैंने बोला था आपको माइनिंग बताते समय, माइनिंग का पॉइंट, जहाँ पे माइनिंग रहेगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो और ज्यादा डेवलपमेंट आएगा। क्लाइमेट अच्छा है, वोल्गा रिवर भी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी हम लोगों ने देखा था इसमें, देखो यहाँ पे यूराल और वोल्गा रिवर, वोल्गा रीजन जो है वो वहाँ पे वोल्गा रिवर है, तो वाटर सप्लाई अच्छा खासा मिल जाता है, सिंपल सी बात। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, हाई पॉपुलेशन और गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ठीक है, सिंपल। रेलवेज भी है अच्छा खासा, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, तो मशीन्स, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह वगैरह, ठीक है। सिर्फ इंडस्ट्रीज का नाम लास्ट में दिया है। अदर रीजन्स में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब जो टॉप के हैं, जैसे एक तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप लोगों ने सुना होगा क्रिकेट की भाषा में, क्रिकेट की जगत में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थोड़ा बहुत फेमस है।
उसके बाद स्विट्जरलैंड, इसका भी नाम सुना होगा। लेकिन सबसे पहले स्कैंडिनेवियन देखते हैं कहाँ पे, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जहाँ पे नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है, वो सारी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे इधर नीचे की साइड है, यूरोप में नीचे की साइड, ठीक है, स्विट्जरलैंड वगैरह, इटली वगैरह। अभी इन रीजन्स में क्लाइमेट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, दुनिया में सबसे बढ़िया क्लाइमेट वहाँ का देखने को मिलेगा आपको, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ओके, स्वीडन हो गया। वैसे क्लाइमेट अच्छा है, ब्रोकन कोस्ट लाइन से, मतलब पहले ही बताया आपको, आड़ा टेढ़ा कोस्ट लाइन रहेगा, सीधे नहीं रहेगा, कट नहीं रहेगा ऐसा। और रिवर्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे, लो टेम्परेचर्स है, अच्छा खासा टेम्परेचर है। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पहले, क्रिसमस ट्री जैसा जो होता है, पाइन, देवदार, वो एग्जाम्पल्स है उसके, ठीक है, ऐसा। तो ये सारे जो फिजिकल फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री के ग्रोथ को। उसके बाद जो ह्यूमन फैक्टर्स है उसमें से सबसे पहला लिमिटेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता तो वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वहाँ पे, लेस पॉपुलेशन है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से अच्छा खासा इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। स्पेशली यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, जिंक इंडस्ट्री, वॉचेस इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री भी फेमस है, क्योंकि वहां पे एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ओके, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एशिया। एशिया में चाइना रीजन, उसके बारे में बताया है, ठीक है। चाइना रीजन आपको पता होगा, खतरनाक सा अपने बाजू वाला, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया के जिस बाजू में ये जो चाइना का है, चाइना के ईस्टर्न पार्ट में ये जो बीजिंग का एरिया है, शंघाई एरिया है, और ऊपर मंचूरियन रीजन है, ठीक है। ये तीन एरिया थोड़े से फेमस है स्पेशली इंडस्ट्रियल रीजन्स के तौर पे। और यहाँ पे नॉर्मली क्या आयरन और कोल पाया जाता है, कोल फील्ड्स है, मतलब कोयला पाया जाता है। ब्रोकन कोस्ट लाइन मतलब वही है, उसके बाद नेचुरल हार्बर्स है, ठीक है। मोर और लेस सबके पॉइंट सेम ही होंगे। ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, एक तो वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, चीप लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ही कम सस्ते रेट पे लेबर मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। चाइना में लार्ज मार्केट है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, तो लार्ज मार्केट है। एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, शिपयार्ड्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, मेटल वर्क्स वगैरह वगैरह, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वहाँ पे है, ठीक है। आई होप आपको इधर तक क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट डबड़ा है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। जापान का एरिया बताया है, जापान में जो टोक्यो वगैरह है, देखो एकदम एंडिंग वाला जो एरिया दिख रहा है, ये छोटू सा जापान नाम का देश है। वहां पे देखो टोक्यो वाला, टोक्यो, कावासाकी, योकोहामा है, नागोया है, उसके बाद ओसाका है, क्योटो है, काबे है। ये खतरनाक नाम है क्योंकि वो जापानीज नाम है, ठीक है। तो वहां पे कोस्टल प्लेन्स है, मतलब एक तो फिजिकल फैक्टर्स में कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या, नॉर्मली जो कोस्टल लाइन पे, मतलब किनारे वाले पार्ट है, किनारे वाले पार्ट में अगर बहुत ज्यादा बड़े मैदान है तो उसको कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। उसके बाद वहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेस है, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स वगैरह पाया जाता है। उसके बाद हाइड्रो पावर, मतलब वहाँ पे नॉर्मली पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है, जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन बहुत सारे हैं वहाँ पे, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इवन टाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, टाइड्स का यूज करके, समंदर के पानी का यूज करके भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ओके। उसके बाद वहाँ पे ब्रोकन कोस्टलाइन है, वही फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो जिससे कि वाटर सप्लाई मिल जाता है। ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो चीप लेबर है, सिंपल। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा डेवलप है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जापान 2050 में जी रहा है, तो वहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। मार्केट अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, पोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, जिससे कि ट्रेड किया जा सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज बड़ी डेवलप हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, रेडियो टेलीविजन सेट्स का इंडस्ट्री है, वॉशिंग मशीन का इंडस्ट्री है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट अपना इंडिया, अपना प्यारा भारत। भारत में बहुत सारे एरियाज हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज के तौर पे उभरे हैं। तो ये वाला जो इतना एरिया है,
अहमदाबाद वडोदरा का, छोटा नागपुर प्लेटू, कोयम्बतूर बैंगलोर रीजन जो कि साउथ इंडिया में है, मुंबई पुणे का रीजन, वो सारे जो एरियाज है वो इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के। ठीक, अभी क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स है इंडिया में? रिच मिनरल रिसोर्सेस, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन से लेकर कोल से लेके गोल्ड सिल्वर वगैरह तक। ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज अच्छी खासी डेवलप है। हॉट क्लाइमेट है इंडिया का, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री क्या होता है उसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स, लार्ज मार्केट है, इंडिया भी बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की, अराउंड 140 करोड़ पीपल। सो लार्ज मार्केट है, लेबर का बहुत ज़्यादा सप्लाई है और चीप लेबर मिल जाता है इंडिया में बहुत सस्ते रेट पे, जो कि काम कर सकते हैं। एक्सेलेंट रेल नेटवर्क है, पोर्ट फैसिलिटीज है अच्छी खासी, और मेजर इंडस्ट्रीज इंडिया में कौन कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब कपड़े का इंडस्ट्री, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब नॉर्मली फूड को प्रोसेस करके बेचा जाता है, जैसे वेफर्स वगैरह होगा उसका, स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो ये इंडिया का हो गया। उसके बाद इंडिया का एक बहुत नजदीक का फ्रेंड है, दैट इज रशिया, उसके बारे में भी देख लेते हैं। रशिया ये वाले साइड आता है, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है साइबेरियन रीजन वगैरह वगैरह, वो रशिया में आता है। ठीक है, रशिया में एक तो नियरनेस टू द कोल्ड फील्ड्स, फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से? कोल्ड फील्ड्स आजू बाजू में है, उसके बाद लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व है वहाँ पे, नेचुरल हार्बर्स है, वो सारा। गवर्नमेंट का सपोर्ट है फिजिकल ह्यूमन फैक्टर्स में, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज को। पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप हुई है, रेलवे नेटवर्क अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइन ज़्यादा डेवलप है, वो इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया वगैरह आता है, जैसे इधर देख सकते हैं साउथ कोरिया। हाँ, ईस्ट एशिया में ये साउथ कोरिया वगैरह रीजन। ठीक है, मतलब जस्ट जापान के बाजू में। ठीक है, वो वाला रीजन। हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, ये सारा ईस्ट एशिया में आता है। इसमें ब्रोकन कोस्ट लाइन है, मतलब वही जो हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, नेचुरल हार्बर्स है जहाँ से शिप्स फैसिलिटीज डेवलप हो सकती है। क्लाइमेट अच्छा है, एग्रीकल्चर का बेस है इन देशों में, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप है। एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो भी इंडस्ट्रीज चलती है वो अच्छे खासे डेवलप है। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से? कि पॉपुलेशन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ह्यूज मार्केट है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पोर्ट फैसिलिटीज और चीप लेबर है। मतलब वही मैंने बोला था, रिपीट हो गए पॉइंट्स, मोर और लेस सेम ही पॉइंट्स होंगे हर जगह पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, ऑयल और मार्केट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इन देशों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, चिली वगैरह। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये ब्राजील का एरिया है, ये ब्राजील, ये अर्जेंटीना, ये वेनेजुएला का ये एरिया है, और ये चिली का एरिया है। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो छोटे छोटे देश है, वो उन देशों में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल रीजन्स है। तो वहाँ पे फर्टाइल प्लेन है, एक तो फिजिकल फैक्टर्स में अच्छा खासा प्लेन है, प्लेन एरिया है, फर्टाइल है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। उसके बाद कोस्टल रीजन, मतलब किनारे वाला पार्ट है, मतलब वहाँ पे पोर्ट्स डेवलप करके शिप से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड है जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री पॉसिबल है। उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ का। मिनरल ऑयल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे, अर्जेंटीना नाम का जो देश है वहाँ पे मिनरल ऑयल अच्छा खासा मिलता है। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स में कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत कम है, लो कॉस्ट लेबर मिल जाता है, गवर्नमेंट प्रमोट करता है इंडस्ट्रीज को। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज और डॉकयार्ड फैसिलिटी। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे माल जो सामान रहेगा वो डायरेक्टली शिप में उतारा जाता है, ऐसे भरा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी बेवरेज इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब जहाँ पे जमीन से जो भी मिनरल्स, मेटल्स मिलते हैं उनको शुद्ध किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसी को मेटलर्जी बोलते हैं ऐसे। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं और मिलते हैं। ठीक है, जैसे अफ्रीका, उसका नाम अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारे देश है, फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है। जैसे एक घाना है, कॉन्गो है, जाम्बिया है, किम्बरली है। ठीक है, उसके बाद ये विटवर्थ स्टैंड है, और हाँ इतने मेजर यही है, साउथ अफ्रीका में ज्यादातर है। वैरायटी ऑफ मिनरल्स पाया जाता है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। 75% ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट। इस पूरी दुनिया में जो 100% गोल्ड मिलता है उसमें से 75% गोल्ड सिर्फ इस अकेले कॉन्टिनेंट में मिलता है। आप लोगों को पता होगा, ज्यादा गोल्ड, हीरे वगैरह, डायमंड्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। वास्ट लैंड बहुत बड़ी है ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया जा सके। फॉरेस्ट अवेलेबल है ताकि जो पोर्ट फैसिलिटीज है
पोर्ट फैसिलिटीज के लिए जो भी, या फिर शिप फैसिलिटीज के लिए, शिप बनाने के लिए जो भी लकड़ी लगती है, मतलब वुड लगता है, वो अवेलेबल होगा ऐसा। उसके बाद मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है, मतलब जैसा डिमांड होता है वैसा ये लोग प्रोडक्शन करते हैं डिमांड के हिसाब से। उसके बाद लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग देश जैसे चाइना, इंडिया वगैरह, ऐसे बड़े बड़े देशों ने, अमेरिका वगैरह, ऐसे बड़े बड़े देशों ने वहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बनाई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है। डायमंड, गोल्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इंडस्ट्री वहाँ पे है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब वही, जैसे गम का इंडस्ट्री हो गया, कलर्स का इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर का इंडस्ट्री हो गया वगैरह। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर देखेंगे तो एक तो सदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। क्लाइमेट फेवरेबल है, अच्छा खासा क्लाइमेट है, कोस्टल एरिया है वहाँ का, ठीक है ऐसा। उसके बाद वहाँ पे एक तो ह्यूमन फैक्टर्स में लेबर का अवेलेबिलिटी है, पोर्ट फैसिलिटीज है, मार्केट है, वही चीज़ें रिपीट हुई है। और इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे फूड इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, बेवरेज मतलब बताया था कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह है। लास्ट में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को देखेंगे तो ये इधर वाला पार्ट आता है न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला ये न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में है अच्छा खासा है, वोकैटो वगैरह, कॉन्टेम्परी वगैरह है। तो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला क्लाइमेट अच्छा है, कोस्टल एरिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है, तो उसके चारों बाजू, देखो आइलैंड कंट्री है, चारों बाजू पानी है, तो कोस्टल एरिया अच्छा खासा अवेलेबल है। उसके बाद लार्ज पानीफेरस फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे वो क्रिसमस ट्री जैसे पानीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है ऐसे। यहाँ पे फिजिकल ह्यूमन फैक्टर्स, मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है। पोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, गुड कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मीट प्रोडक्ट की इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री, उसके बाद वुलन प्रोडक्ट मतलब जो सर्दी के कपड़े हैं उनके उनके प्रोडक्ट की इंडस्ट्री, बेवरेज की इंडस्ट्री, टिम्बर की इंडस्ट्री मतलब लकड़ी की इंडस्ट्री वगैरह है, फर्नीचर की इंडस्ट्री, ओके। सो ये सारे दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको इधर तक क्लियर हुआ रहेगा। ओके सो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स, मतलब इंडस्ट्रीज को अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई किया जाता है। सो सबसे पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि सिंपल कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि कॉटन मिलेगा तो कॉटन इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगा, शुगर केन मिलेगा तो शुगर इंडस्ट्री चलेगा, सिंपल सी बात है। तो जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे बेसिस एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सब बोलते हैं। नेक्स्ट मरीन बेस्ड, मतलब जैसे जो भी किनारे पे या फिर जो समंदर पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये फिशिंग इंडस्ट्री मरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। या फिर सी शेल्स होते हैं उसको भी बेचा जाता है, और जो मोतियों का इंडस्ट्री होता है वो भी इस पे डिपेंड होता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे कि सपोज करो फ्लावर्स का, फ्रूट्स का इंडस्ट्री, फर्नीचर का इंडस्ट्री, मैच स्टिक बनाने का इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, फॉरेस्ट बेस्ड। मिनरल बेस्ड मतलब मेटल का इंडस्ट्री, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। पैस्टोरल बेस्ड मतलब जो ग्रासलैंड पे बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ग्रासलैंड रहेगा जहाँ पे चरने की जगह रहेगी वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री रहेगा, तो एनिमल हस्बेंड्री की इंडस्ट्री हो जाएगा जो पैस्टोरल बेस्ड है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, classification of industries on the basis of capital investment, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सो इधर दिया है इस डबड़े में, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते इसको, इस छोटे से बॉक्स में सो ये एक टाइप है, तीन टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। एक लार्ज इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लार्ज इंडस्ट्रीज में कैसा आएगा, कौन कौन आएगा, सीमेंट इंडस्ट्री,
कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है, जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिनका पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद दूसरा आएगा एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, एमएसएमई। और तीसरा है स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर एकदम कोटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल नहीं बोल सकते डायरेक्टली, कोटेज इंडस्ट्रीज, कोटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऐसा 3 टाइप का होता है। लार्ज मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पैसा बहुत ज्यादा लगाया है। एमएसएमई मतलब मीडियम लेवल का है, उसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब एकदम लो लेवल पे, विलेज लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल पे, जैसे छोटे मोटे, जैसे अगरबत्ती का बिजनेस हो गया या फिर छोटा मोटा पॉट का बिजनेस हो गया, पॉट बनाने का, मटका बनाने का वगैरह, ठीक है ऐसा। तो माइक्रो, इसमें इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो इंडस्ट्री जो रहेगा उसमें इन्वेस्टमेंट जो रहेगा प्लांट और मशीनरी में, प्लांट मतलब फैक्ट्री होता है, मशीनरी मतलब मशीन, तो वो 25 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए, 25 लाख से कम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स, जो बाकी के इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो भी मशीनरी वगैरह लगेगा, छोटा मोटा चीज लगेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख से आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि पेन बनाने का इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट का इंडस्ट्री, दही दूध वगैरह बनाने का इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़, ठीक है, 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट चाहिए। और आपका इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट मोर देन 10 लाख बट लेस देन 2 करोड़, ऐसा, ठीक है। जैसे बॉटल बनाने का इंडस्ट्री, स्मॉल टॉयज बनाने का इंडस्ट्री, पेपर बनाने का इंडस्ट्री, ऐसा। द नेक्स्ट मीडियम इंडस्ट्री क्या होता है, जो मोर देन 5 करोड़ और लेस देन 10 करोड़, 5 से 10 करोड़ के बीच में इसका इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लांट और मशीनरी में, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स होना चाहिए वो 2 से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। जैसे साइकिल बनाने का इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, रेडियो इंडस्ट्री, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इससे पहले क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, यस। ओके, सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आउटपुट। जो भी आउटपुट निकलेगा, ठीक है, जिस जो भी रॉ मटेरियल हम लोग डालेंगे इंडस्ट्री में, उससे जो भी आउटपुट निकलेगा उसके बेसिस पे उस इंडस्ट्रीज के 3 क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स है। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज बेसिक इंडस्ट्री या फिर उसको हेवी इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इट्स प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जैसे अगर आयन का इंडस्ट्री रहा तो आयन का जो प्रोडक्ट रहेगा वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए काम आएगा। जैसे स्टील इंडस्ट्री में आयन का यूज होगा, ऐसा, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स या फिर लाइट वेट गुड्स, लाइट वेट इंडस्ट्री, इसमें नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका डायरेक्ट कंजप्शन किया जाता है, मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, डायरेक्ट कंजप्शन किया जाता है। जैसे कि वॉच इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट एंसेलरी इंडस्ट्री में इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सॉरी, जैसे एक इंडस्ट्री रहा टायर बनाने का इंडस्ट्री, तो उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, टायर। और वही जो टायर रहेगा वो दूसरी इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्स को या फिर ट्रक्स को फिट करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा, तो ये 3 टाइप्स है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पे या फिर जिसके पास जितना इंडस्ट्रीज है, मतलब उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, उस इंडस्ट्रीज को चलाने वाला कौन है, उसका ओनर कौन है, उसके बेसिस पे भी उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री होता है। पब्लिक सेक्टर में नॉर्मली जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। जैसे कि भेल मतलब खाने वाला भेल नहीं, भेल नाम का एक इंडस्ट्री है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऐसा उसका फुल फॉर्म है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। देन प्राइवेट इंडस्ट्री नॉर्मली प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, जैसे कि टाटा बिरला, अंबानी, ऐसे कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है। एग्जांपल टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऐसा उसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट जॉइंट सेक्टर मतलब क्या होता है, जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट होता है, मतलब कुछ हिस्सा पब्लिक का रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, और कुछ हिस्सा प्राइवेट लोगों का रहेगा। जैसे अगर सपोज करो अंबानी और मोदी जी गवर्नमेंट की तरफ से, अंबानी प्राइवेट इंसान है, तो दोनों मिलकर अगर कोई इंडस्ट्री चलाएंगे तो वो फिर जॉइंट सेक्टर का इंडस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, जो पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों जॉइंट सेक्टर बन के
ओनरशिप से चलाते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर में अमूल है। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो लोग होते हैं या फिर जो लो लेवल पे या फिर हाई लेवल पे जो भी रहेगा, ठीक, बहुत सारे लोग इकट्ठा आके कोऑपरेटिव बनाते हैं और वो एक इंडस्ट्री को चलाते हैं। जैसे अमूल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमूल मिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ऐसा उसका फुल फॉर्म है। और गुजरात के आनंद नाम के छोटे से गांव में जितने भी फार्मर्स रहते थे, जितने भी जो मिल्कमैन रहते थे, जो जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता था, उन सब लोगों ने मिलकर ये अमूल नाम का इंडस्ट्री बनाया है। तो कोऑपरेशन के साथ कोऑपरेटिव बना के जो भी इंडस्ट्री चलाते हैं उसको कोऑपरेटिव सेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट एमएनसीज। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो 2 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं, जैसे डोमिनोज हो गया, केएफसी हो गया वगैरह वगैरह। एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर वगैरह, ठीक है। ऐसा एचएल मतलब हिंदुस्तान लीवर। आई होप आपको इधर तक सब क्लियर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देन लास्ट में आपको ये 2 छोटे से ये दिए हैं, ये आपके लिए है। ये देखो यहाँ पे इस लोगोस दिया है 3, जैसे एक मेक इन इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है, गूगल से सर्च करके लिख लेना, सिंपल है, ठीक है। और लास्ट में ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो हम लोगों ने देखा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे और नेचर ऑफ आउटपुट के बेसिस पे, उसी को समराइज वे में शॉर्ट फॉर्म में दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अपना जो 5th लेसन है, 5th चैप्टर है, वो कॉम्प्रहेंसिवली 1 शॉट में कवर हो जाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग 6th चैप्टर, 7th और 8th चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। और अलॉन्ग विथ जो कुछ बच्चों के डिमांड्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाना है, तो वो भी जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा और जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।